बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं, GTV से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम इजलास यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। ये इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स में तरमीम का मामला था और इसके साथ साथ आपको पता है कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट के अंदर नई तरामीम के हवाले से चल रही है, इस वजह से भी ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज जो इजलास था उसमें तकरीबन 30 मेंबरान में से 29 शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक नहीं हुए। और इस इजलास में क्या कुछ हुआ कमर मेकन से जानने की कोशिश करते हैं। कमर, एक तो आज के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर वॉक आउट कर गए, उसकी क्या वजह थी? वज़ीर कानून क्यों नहीं आए, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर कानून अगर क्यों नहीं आए तो उसके ऊपर तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि वो डिलिबरेटली नहीं आए, यानी कि उनका आने का दिल नहीं था या वो किसी ख़ास वजूहात की वजह से आए ही नहीं है, यानी जानबूझ कर नहीं आए। ठीक है। अब इसके बीच क्या मामलात हैं या क्या चीज़ें हैं, या उन्हें पता था कि आईनी तरमीम के बारे में मुझसे सवाल होगा, जो कि हुआ भी सही और वो रिलेट करता है उसी वाक़े से जो आपने पहले सवाल किया कि जस्टिस मुनीब जो हैं वो क्यों चले गए इजलास छोड़कर। हुआ कुछ यूँ कि जब मामला शुरू हुआ इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पिछला इजलास जो 3 मई 2024 को मुलतवी हुआ था, वो इस वजह से मुलतवी हुआ था कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा था कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं या जुडिशल पैकेज जिसे नाम दिया जा रहा है वो ला रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि रूल्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो इजलास उस वक़्त इसलिए मुलतवी कर दिया गया कि आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है, और ये वही मीटिंग थी जो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी इस मीटिंग का ज़िक्र कर चुके हैं, जिसमें बताया गया कि हम चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में भी तोसी करने का जो प्लान है वो हमारा है, और उसमें नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री के मुतालिक भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं। तो मामला जब शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि चूँकि आइनी तरमीम आनी थी इसलिए पिछला इजलास भी नहीं हो सका, और अब ये दोबारा इजलास आज जो हो रहा है उससे पहले कम से कम ये ब्रीफिंग ज़रूर होनी चाहिए कि उस आइनी तरमीम का क्या बना, जिसकी वजह से इजलास जो है वो मुलतवी हुआ था। इजलास मुलतवी होने की भी वजूहात जो है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तमाम लोगों को तमाम सूबों से चीफ जस्टिस आते हैं, बैठते हैं, और वो बिला जवाज़ तो नहीं आते, वो सरकारी खर्च पर आते हैं, हुकूमत के पैसे पर आते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, मीटिंग होती है और बेहतरी की उम्मीद होती है, और वो फिर इस वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया वफाकी वज़ीर कानून के कहने पर कि आइनी तरमीम आ रही है, तो कम से कम आइनी तरमीम आई नहीं आई, आ रही है नहीं आ रही, क्या हो रहा है, उसके बारे में ब्रीफिंग बनती भी थी। तो खैर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद ही नहीं थे, तो उनसे तो फिर सवाल ही नहीं हो सकता था। सवाल हुआ फिर अटॉर्नी जनरल से, क्योंकि वो भी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो बात वज़ीर कानून ने कही है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये सवाल वज़ीर कानून से ही होना चाहिए, और ना ही मैं उनके बिहाफ पर किसी किस्म का हुकूमत का कोई जवाब जो है वो यहाँ पर जमा करवा सकता हूँ या दे सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ से माज़रत की। 2:15 बजे तकरीबन वो भी इजलास से चले गए, और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो इजलास में मौजूद ही नहीं थे। जस्टिस मुनीब अख्तर की इस बात के बाद सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसके अंदर हालात गैर मामूली इस तरह से थे कि मंजूर मलिक साहब ने फिर मुनीब अख्तर साहब से कहा कि ना करें ये मामला या ये सवाल, या इस तरह से जो मामला हालात बन रहे उसमें उन्होंने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की और मना किया जस्टिस मुनीब से। तो जस्टिस मुनीब खैर वॉकआउट करके फिर उस इजलास से चले गए। वॉकआउट करने का मतलब एहतजाज ही होता है, और एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट किया है। उसका मतलब ये है कि पहला इजलास भी इसी वजह से मुलतवी हुआ था, और आज उस आइनी तरमीम के बारे में अगर सवाल किया गया तो फिर हुकूमत को बताना चाहिए था, आकर हुकूमत को यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। ये किस्म से हुकूमत मैदान छोड़कर भाग गई है। ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है जो आपने जिक्र किया, पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं जब उनसे पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से तो उन्होंने कहा कि नहीं, आइनी तरमीम का कोई अभी तक प्लान या वो नहीं आ रही है। वो वीडियो भी मौजूद है, और उसके ऊपर अगर वो वजाहत देना चाहें तो दे सकते हैं। देखने से यही लग रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ आइनी तरमीम के सवाल पर नफ़ी में जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो मामला है कि इजलास के अंदर मज़ीद रूल्स को अमेंड करने का, तरमीम करने का जो मामला था वो कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके बारे में जो मालूमात हैं
वो कुछ इस तरह से है कि मामला है जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो कैसे होगा, कोई जज कैसे अपॉइंट होगा। जब जज की कुर्सी खाली होती है तो बहुत अरसे तक नया जज ही नहीं लगाया जाता। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर और जस्टिस जो रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, वो रिटायर्ड जज जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, रिटायर्ड जज भी एक मेंबर होता है तो वो मेंबर हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि मंजूर मलिक साहब काजी फायज ईसा साहब के मोहसिन भी रह चुके हैं। रेफरेंस में उन्होंने काफ़ी उनको जो है वो इमदाद और सपोर्ट दी थी उस वक्त। तो बहरहाल वो भी अब जुडिशल कमीशन के अहम तरीन मेंबर इस वक्त मौजूद हैं। खैर, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जिसने जहाँ जहाँ रिलीफ और फेवर दिया वो आज अच्छी पोजीशन पर है। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि ये जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है वो बड़ा स्मूथली चली और सारी चीज़ें चली, लेकिन तीसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के वॉकआउट करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़े सवालात इस चीज़ से जन्म लेते हैं। खैर, रूल जो हैं वो ये थे, जो प्रपोज रूल थे वो ये थे कि कुछ जब भी नया जज लगाना होगा, यानी कि एक जज रिटायर होना है, तो उससे 2 महीने पहले उस रिटायर्ड होने वाले जज की जगह पर नाम प्रपोज किए जाएंगे। तो वो उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उस सूबे के या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर लगाना है तो यही होगा, सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा चीफ जस्टिस लगाना होगा या जज लगाने होंगे तो फिर रूल्स इस तरह से होंगे कि 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज यानी सेकंड नंबर पर जो हाई कोर्ट के होंगे, और फिर मुतल्लिका बार काउंसिल का नुमाइंदा। ये 3 लोग कुछ नाम प्रपोज करेंगे। उन नामों के ऊपर फिर 2 महीने पहले वो नाम आ जाएंगे और किसी भी जज की रिटायरमेंट से 1 महीना पहले नए जज जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा कि फ़लाँ जज जो रिटायर होने वाले हैं उनकी जगह पर ये जज जो 1 महीने बाद नए जस्टिस या नए जज होंगे। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए भी यही तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। तो ये तो था ये मामला। अब इसमें कुछ लोग इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं उनके लिए भी ये तकर्री या तरीक़ाकार यही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत और उनकी तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो आइन में दर्ज है और उसमें तरमीम करने के लिए, उसका तरीक़ाकार तब्दील करने के लिए आइनी तरमीम दरकार है। इसीलिए हुकूमत जो है आइनी तरमीम और जुडिशल पैकेज लाने की कोशिश कर रही है कि फिर वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी से तैनात कर सके या जो वो चाहते हैं उसको लगा सकें, या फिर जो मुबैना तौर पर इस वक्त बातें की जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो बहुत फेवर में है, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह शायद उनकी उस तरह से मदद ना कर, फेवरेट उनके नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, उनके फेवरेट नहीं है, तो वो शायद तो वैसे भी नहीं है, तो वो शायद मुनीब अख्तर साहब समेत हो सकता है कि वो ऐसा फिल्टर, वैसे उसके बाद याया अफरीदी साहब उनको भी फिल्टर करने के लिए उसके बाद आयशा साहब नाम ले साफ सुथरे तरीके से आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ रहे हैं। कोशिश जो है ना वो ये हो रही थी, सुहेल रशीद साहब सीनियर साफ़ी हमारे समा के, उनके साथ एक वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। सुहेल रशीद साहब ने कहा था कि इस तरह से हुकूमत सोच रही है। वो क्या था कि ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने से पहले 5 पहले नामों पर गौर होगा और उनमें से जो फेवरेट या ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जनाब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। तो अगर 5 लगाते हैं तो चौथे और 5वें नंबर पर इस वक्त की गिनती के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं। तो जमाल मंदोखेल साहब का ताल्लुक देखिए आप इग्नोर नहीं, देखिए मैं इसमें उसमें नहीं जाता, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको भी। लेकिन अगर अमीनुद्दीन साहब भी उस लिस्ट में शामिल होते हैं तो मोस्ट फेवरेट अमीनुद्दीन साहब 5वें नंबर पर जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार प्रपोज या ये हवाई बातें या उस जुडिशल पैकेज की बातें की जा रही है जो अभी तक आया नहीं है, तो आएगा। तो कमर मेकन साहब, वैसे 2032 तक जो इस सिचुएशन में अभी जो ताहाल है, अगर इसमें सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनता है तो 2032 तक जो 5 चीफ जस्टिस बनने हैं उनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहीं नाम और निशान तक नहीं है। ठीक है, वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद उनका नाम, देखिए ये उनका नाम क्यों आएगा? अगर इफ एंड बट्स वाली कहानी है ना। अभी तक अगर हुकूमत तरमीम लाती है, कोई जुडिशल पैकेज आता है, उनके नंबर पहले तो पूरे होने चाहिए, कौमी असम्बली में अलग, सेनेट में अलग, ये बड़ा नामुमकिन सा मामला लग रहा है। लेकिन अगर वो लाने में कामयाब होते हैं या कोई ऐसा तरीक़ाकार निकलता है तो फिर ये मुजवज़ा तौर पर
जो तजवीज़ है वो ये है कि पहले 3 या 5, तो 3 तो हो ही नहीं सकते, 5 हो सकते हैं। तो 5 में से मोस्ट फेवरेट जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब फ़ौजी अदालतों के सिविलियन के ट्रायल वाले मामले के ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन, बड़े अहम फैसले और बड़े अहम स्टे पहले से दे चुके हैं, तो वो मोस्ट फेवरेट उनके हो सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। ये आम मामला इस तरह से नहीं है। आप देखें, अगले आने वाले चीफ जस्टिस अभी के कानून और रूल्स और जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अगले आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केस लगता है, मामला चैलेंज होता है, तो वो 3 रुकनी कमेटी के पास जाता है, और 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब है। तो यहाँ पर भी मामलात आएंगे। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी कर भी देती है किसी तरीके कार के मुताबिक। देखिए, पहली बात तो है कि बिल्डोज किए बगैर ये मामला हो ही नहीं सकता, ये बिल्डोज करके ही किया जाएगा, ज़बरदस्ती धांधली और ज़बरदस्ती से ही किया जाएगा। अगर हो भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जब चैलेंज होगा तो बेंच कौन सा बनेगा, समाअत के लिए कब मुकर्रर होगा, ये डिसाइड करेंगे जस्टिस मंसूर और मुनीब। कमर, एक और चीज़ बता दूं, बेंच कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, हमने बात कर दी 2032 तक जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बनने हैं, चीफ जस्टिस बनने हैं, जो दिगर जिन्होंने नहीं बनना है, क्या उनको ये लालच दिया जाएगा हम आपको चीफ जस्टिस बना लेंगे, मुझे कहा जाएगा, दूसरे को कहा जाएगा, तीसरे को, जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना है उसको लालच दिया जाएगा कि आप चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर उस तरह भी फेवर लिया जा सकता है। देखिए, वो उसमें ना कुछ हमारे दोस्त साफ़ी हज़रात हैं, वो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जो मौजूदा तौर सिस्टम के मुताबिक बनने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको अगर बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए तो उनको बेंचेस में शामिल होना चाहिए जिन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किसने बनना है, फैसला वो करेंगे जो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, ना वो सीनियर है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए हालात बहुत गंभीर और बहुत वो जो है ना क्रिटिकल होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मामला हुकूमत के लिए आइन साजी का इतना भी सादा नहीं है, इस वक्त हालात के मुताबिक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चलें, थैंक यू। कमर मैकन मेरे साथ मौजूद थे, और आज जिस तरह जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रहा तकरीबन 5 घंटे, और अहम फैसले भी हुए, 30 मेंबरान में से 29 मेंबरान शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर वॉक आउट करके यूँ लगता है कि काजी फायसा साहब समेत हुकूमत को वो आज बड़ा दचका दे गए, और ये पैगाम दिया उन्होंने कि वो इस मामलात पर मुखालिफत करें, हुकूमत के मामलात पर हुकूमत से पूछ होना चाहिए, इस मामले को देख रहे थे। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।